अभी तक आपने जो भी इन्वेस्टमेंट देखा वो डिवेंचर्स थे और अब आगे के क्वेश्चंस में आप इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट देखोगे। ठीक है, तो हम लोग जितने भी क्वेश्चंस अभी तक किए थे वो डिवेंचर्स वाली इन्वेस्टमेंट थी। अब इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट होता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। चंकी परचेज 500 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच इन वामना लिमिटेड। चंकी ने परचेज किए 5000 इक्विटी शेयर 100 रुपए वाले वामना लिमिटेड में फॉर ₹62,500 इंक्लूसिव ऑफ ब्रोकरेज एंड स्टैंप ड्यूटी। ठीक है, सम इयर्स लेटर द कंपनी रिजॉल्व टू कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट एंड टू इशू टू द होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर। सम इयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, कंपनी रिजॉल्व टू कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट। क्या मतलब होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट को कैपिटल बनाना, और प्रॉफिट को कैपिटल बनाने को ही कहा जाता है बोनस शेयर इशू करना। कैपिटल, प्रॉफिट को कैपिटल बनाने का मतलब आप अपनी रिजर्व एंड सरप्लस को डेबिट करते हो और इक्विटी शेयर कैपिटल बना देते हो। ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड इशू ऑफ बोनस शेयर। तो इशू ऑफ बोनस शेयर को कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स भी कहा जाता है। रिजर्व को कैपिटल बना दिया जाता है यहाँ पे। तो कहता है कुछ सालों बाद कंपनी ने ये रिजॉल्व किया कि हम अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक है, बताइए ये जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है वो किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर का ही होता है। तो जब कंपनी के पास ढेर सारा रिजर्व एंड सरप्लस जुड़ जाता है तो कंपनी क्या सोचती है कि चलो इक्विटी शेयर होल्डर का जो इसमें हिस्सा है वो उनको क्या किया जाए? लिख के दे दिया जाए। बस यही होता है। जब इक्विटी शेयर दे दिया जाए तो ये मत समझिए कि प्रॉफिट का हिस्सा इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया गया। अरे दे क्या दिया गया? वो तो पहले भी किसका था? इक्विटी शेयर होल्डर का ही था। ठीक है, जो हमने 100 रुपए कंपनी को दिया तो कंपनी पहले क्या करती है? हमें 100 रुपए का शेयर दे देती है। फिर कंपनी मेरे 100 रुपए पे कमाना शुरू करती है। पहले साल 10 रुपए कमाई, फिर 10 रुपए कमाई, एक्यूमुलेट होते जा रहा है। आज 40 रुपए कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस में आ गया। अब कंपनी क्या करती है? हमें 40 रुपए का और शेयर दे देती है। तो क्या हो गया? जो पैसा मेरा कंपनी के पास पहले से पड़ा हुआ था कंपनी ने उसकी रसीद काट के हमको और दे दी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व बोनस इशू। कुछ सालों बाद कंपनी ने ये रिजॉल्व किया कि वो बोनस इशू करेगी एंड टू इशू टू द होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी शेयर हेल्ड बाय देम। हर एक शेयर पे एक शेयर। तो चंकी के पास 500 शेयर हैं, इसे कितने बोनस मिलेंगे? 500 शेयर। प्रायर टू कैपिटलाइजेशन द शेयर्स ऑफ वामना लिमिटेड। प्रायर टू कैपिटलाइजेशन का मतलब बोनस इशू के पहले। बोनस इशू के पहले द शेयर्स ऑफ वामना लिमिटेड वर कोटेड एट 175 पर शेयर। आफ्टर द कैपिटलाइजेशन द शेयर्स वर कोटेड एट 92.50 पर शेयर। तो कह रहा है बोनस इशू के पहले शेयर की प्राइस चल रही थी मार्केट में 175 रुपए और मार्केट वैल्यू बाद में क्या हो गई? बोनस इशू के बाद 92.50 हो गई। तो ऐसा प्रैक्टिकली होता भी है कि अगर एक पे एक बोनस शेयर मिल जाएगा, 175 रुपए की प्राइस चल रही है, तो जैसे ही एक पे एक बोनस शेयर आ जाएगा तो मेरे लिए 2 शेयर की अब कीमत कितनी हो जाएगी? 175। और लगभग उसकी वैल्यू मार्केट में भी कितनी दिखाई देगी? आधा कर दीजिए 175 रुपए का 87 रुपए 50 पैसे, 87 रुपए 50 पैसे के आसपास हो जानी चाहिए। और वही दिख रहा है आपको 92 रुपए 50 पैसे उसकी मार्केट प्राइस चल रही है। चंकी सोल्ड द बोनस शेयर एट 90 पर शेयर। चंकी ने बोनस शेयर 90 रुपए पर शेयर के हिसाब से बेच दिए। ठीक है, ये बताइए क्या बोनस आने के बाद आप ये कह सकते हो आपने बोनस बेच दिया? नहीं। जब मेरे पास 100 शेयर ओरिजिनल होते हैं, 500 शेयर ओरिजिनल है, 500 बोनस आ गया, तो बोनस आने के बाद मेरे पास कितने शेयर हैं? 1000। और वो पूरा 1000 क्या है? एक सिंगल ट्रांजैक्शन होता है। जैसे ही बोनस शेयर आता है वैसे ही पूरे कॉस्ट को क्या करता है? वो एवरेज कर देता है। और अब हम ये आइडेंटिफाई करके नहीं कह सकते कि हमने 500 कौन सा बेचा है, ओरिजिनल बेचा है कि 500 बोनस शेयर बेचा है। ठीक है, हालांकि इनकम टैक्स में बोनस और ओरिजिनल शेयर्स ये सब कुछ अलग अलग आइडेंटिफाई किए जाते हैं, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 13 ये कहता है कि जब भी आपके पास बोनस आ जाते हैं या फिर राइट शेयर्स आ जाते हैं तो वो क्या करता है? अब तक के सारे ट्रांजैक्शन को, बोनस और राइट तक के सारी ट्रांजैक्शन की कॉस्ट को एवरेज कर देता है। ठीक है, चंकी सोल्ड द बोनस शेयर। बोनस शेयर को बोनस शेयर मत मानिए, बस 500 शेयर बेचे ये मानिए, क्योंकि अब आइडेंटिफाई नहीं हो सकता कि कौन से शेयर बेचे गए हैं। चंकी सोल्ड द बोनस शेयर एट 90 पर शेयर। प्रिपेयर द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन चंकी बुक्स ऑन द एवरेज कॉस्ट बेसिस। एवरेज कॉस्ट बेसिस लगाइएगा। अगर एवरेज कॉस्ट बेसिस नहीं भी लिखता तो भी ऑटोमेटिकली क्या होता? वो एवरेज कॉस्ट हो ही जाएगा, क्योंकि एवरेज और ये सब कुछ कहने की कुछ भी यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ती। सारा ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंगल ट्रांजेक्शन है। ठीक है,
और अपने आप आपको एवरेज कर ही लेना होगा। 500 पहले वाला, 500 नया वाला, बोनस सब मिला के आप कॉस्ट की एवरेजिंग कर ही देते हो। तो यहां एवरेज कॉस्ट मेथड इनफेक्ट नहीं लगा रहे हैं, ये तो AS 13 को अप्लाई कर रहे हैं, जो क्या करता है, पूरे कॉस्ट की एवरेजिंग करा देता है। In the books of Chunky, equity share in Vamna Limited, date, particular, number, dividend, cost, date, particular, number, dividend, cost। हालांकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें डेट भी नहीं दी हुई है, डिविडेंड भी कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी हमने पूरी इंफॉर्मेशन वाला जो फॉर्मेट होना चाहिए एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट का, वैसा बना दिया है। डेट, पर्टिकुलर, नंबर ऑफ शेयर, यहां पे लिखते हैं नंबर, डिविडेंड, कॉस्ट, फिर डेट, पर्टिकुलर, नंबर, डिविडेंड, कॉस्ट। चलिए, सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, 500 इक्विटी शेयर दिखाई दे रहे हैं 100 रुपए वाले वामना लिमिटेड के, किस रेट पे, 62,500 रुपए के। हमें ये बताओ इसे क्या लिखें, टू बैंक लिखें या फिर टू बैलेंस BD लिखें? हाँ, क्या लिखें इस 500 इक्विटी शेयर की परचेजेस के लिए, टू बैंक लिखा जाए या टू बैलेंस BD लिखा जाए? हाँ, देखिए क्या लिख रहे हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिख रहा है आपसे, कहता है चंकी ने 500 इक्विटी शेयर परचेज किए थे, कुछ सालों बाद कंपनी ने बोनस शेयर इशू किए। तो ऐसे समझो, कंपनी ने बोनस शेयर इशू किए हैं, कुछ साल पहले इसने क्या किए थे, 500 शेयर खरीदे थे। ठीक है ये बात? या सोचिए, आप बोनस शेयर जिस साल इशू हुए उस साल के लिए अकाउंटिंग कर रहे हो, या जिस साल खरीदे गए थे उस साल की अकाउंटिंग कर रहे हो? जिस साल बोनस शेयर इशू हुए उस साल की अकाउंटिंग कर रहे हो। ठीक है, तो आपसे इस क्वेश्चन अब उल्टे डायरेक्शन में बोल रहे हैं ना, उसने कहा परचेज किया कुछ सालों बाद, इनफैक्ट बोलना वो इस तरीके से चाहिए था कि आपको इस साल बोनस शेयर मिल रहा है, कुछ साल पहले आपने खरीदे थे शेयर, तो आप कहते ठीक है ओपनिंग बैलेंस है। तो बैलेंस BD 500 इक्विटी शेयर कितने के, 62,500 रुपए के। डेट हमें पता नहीं है और पूरे क्वेश्चन में कोई डिविडेंड भी नहीं है, तो डेट का कॉलम खाली रह जाएगा, डिविडेंड खाली रह जाएगा। फिर उसके बाद बताओ क्या हो रहा है, बोनस आ गया, टू बोनस 500 शेयर आ गए, कॉस्ट में कितना लिख दें, क्या रेट से आया होगा बोनस, 175 के रेट से, 9250 के रेट से? हाँ, नील, बोनस फ्री का होता है। अब पता है जैसे ही बोनस आ जाएगा, अब आप क्या कहोगे, कहोगे मेरे पास 1000 शेयर है, कितने के, 62,500 के। अब आप ये नहीं कहोगे मेरे पास 500 शेयर है 62,500 के, और 500 शेयर है मेरे पास नील वैल्यू के। ठीक है, अगर आप 500 शेयर बिकेंगे तो कौन से बिकेंगे, ये वाले कि ये वाले? हाँ,
दोनों का एवरेज कर दो, उसके बाद बिकेंगे। इस 1000 में से 500 बिकेंगे, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये बोनस 500 हमने बेच दिया? ऐसा होता ही नहीं है, ऐसी कोई अकाउंटिंग नहीं होती। ये क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है 500 बोनस शेयर बेच दिए गए। अरे वो 500 बोनस बोल ले, बोनस बेच दिए गए बोल ले, या ओरिजिनल होल्डिंग बोल दे बेच दिए गए, ये सब हमको नहीं मालूम। AS 13 क्या कहता है, बोनस आते ही सारा ट्रांजेक्शन एक हो जाता है, इसमें से आधे शेयर बिक गए, हम ये कह सकते हैं। क्वेश्चन आपको चाहे कुछ भी कहे, ठीक है। ये बात डेट बताइए। अच्छा डेट नहीं है। बाई बैंक 500 आपने बेचे हैं, क्या रेट से? 90 के रेट से। तो 500 इंटू 90 कितना होता है? 45,000। एक लाइन छोड़ देंगे क्लोजिंग बैलेंस लिखने से पहले। बस ट्रांजेक्शन तो सारे खत्म हो गए, बस अब क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। बाई बैलेंस कैरीड डाउन वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हेल्ड ऑन क्लोजिंग डेट। कितने नंबर ऑफ शेयर हेल्ड है? 500। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट, पहला कॉस्ट 62,500 रुपए। कितने शेयर की कीमत है? 1000। 62,500 को हम कॉस्ट कहेंगे कितने शेयर की? 500 प्लस 500। ये बताइए 62,500 1000 शेयर की कीमत है, क्या इसे करना एवरेज कर रहे हो आप? एवरेज मेथड अप्लाई कर रहे हो? नहीं, ये क्या अप्लाई कर रहे हो? AS 13 अप्लाई कर रहे हो, कोई मेथड अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये एवरेज वगैरह नहीं कर रहे हो आप अभी। इनटू 500 शेयर आपके पास क्लोजिंग में है, उसकी कीमत कितनी होगी? 1000 शेयर की कीमत अगर 62,500 तो 500 शेयर की कीमत 31,250 रुपए। लिख दिया हमने 31,250 रुपए मेरे 500 शेयर की कीमत। बैलेंसिंग फिगर आपका प्रॉफिट या लॉस बनेगा? प्रॉफिट आ जाएगा आपको। हमने तो क्या किया, आधा 500 शेयर बेचा है जिसकी कीमत कितनी है? 31,250। कितने में? 45,000 में। तो उतना आपका प्रॉफिट आ जाना चाहिए। कितना? 13,750। वर्किंग नोट में बढ़ा लीजिए। मार्केट वैल्यू मेरे पास है नहीं, मार्केट वैल्यू नॉट गिवन, इसलिए आपने वैल्यू क्या ले ली है? 31,250 रुपए। ये जो मार्केट वैल्यू दी है पता नहीं कौन से दिन की दी है, वो तो जिस दिन बोनस इशू हुआ था उस दिन की दी है कि बोनस के जस्ट पहले 175 और बोनस के जस्ट बाद कितना? 92,50। आखिरी दिन की मार्केट वैल्यू कहीं नहीं दी है हमें, तो आखिरी दिन की मार्केट वैल्यू नहीं पता है, इसलिए हमने वैल्यू सीधे सीधे कॉस्ट पे कर दी उसकी। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन 1/4/2003 डुमरी परचेस्ड
1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच इन लखनिया लिमिटेड। 1/4/2003 को डुमरी ने परचेज किए 1000 शेयर ₹100 वाले लखनिया लिमिटेड के एट द रेट ऑफ 120 ईच फ्रॉम ब्रोकर हु चार्ज 2% ब्रोकरेज, जिसने 2% ब्रोकरेज भी चार्ज किया। सी इनकट 50 पैसे पर ₹100 एज कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर स्टैम्प। उसको 50 पैसे ट्रांसफर फी के नाम पे, मतलब स्टैंप ड्यूटी लगी है, 50 पैसे का उसे खर्चा उठाना पड़ा हर ₹100 की कॉस्ट पे। तो यानी 50 पैसा ₹100 पे, यानी आधा % और खर्चा, 2% ब्रोकरेज था, आधा % ये अलग से स्टैंप ड्यूटी का खर्चा, तो कुल मिला के खर्चा कितना, 2.5%। ठीक है, 2% ब्रोकरेज और ₹100 पे 50 पैसे की स्टैंप ड्यूटी के हिसाब से लगा, तो 2.5% टोटल खर्चा हो गया। तो आप यहां पे क्या करोगे, ₹120 का 102.5% कर दोगे कॉस्ट। ठीक है, 31/1/2004 को, देखो ध्यान से, 31/1/2004 को बोनस वॉज डिक्लेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 1:2। 1:2 का बोनस आया है 31/1/2004 को। तो कितना बोनस मिला डुमरी को, 1000 पे 500। बिफोर एंड आफ्टर द रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस शेयर द शेयर्स वर कोटेड एट 175 पर शेयर एंड 90 पर शेयर रिस्पेक्टिवली। बोनस आने के जस्ट पहले मार्केट प्राइस चल रही थी ₹175 और बोनस के बाद तुरंत मार्केट प्राइस क्या हो गई, ₹90। ऑन 31/3/2004 साल के आखिरी दिन डुमरी सोल्ड बोनस शेयर्स टू अ ब्रोकर। डुमरी ने बोनस शेयर बेच दिए। बोनस शेयर बेच दिए ऐसा नहीं कह सकते आप, क्या कह सकते हो, बस 500 शेयर बेच दिए। ठीक है, बोनस शेयर कैसे कह सकते हैं, कॉस्ट एवरेज हो जाती है। हु चार्ज 2% ब्रोकरेज, 2% का खर्चा भी लगा, यानी आपको कितना आया, डुमरी को कितना आया, ₹90 का 98%। सो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ डुमरी हु हेल्ड द शेयर्स एज करंट एसेट। डुमरी के लिए ये करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स का मतलब करंट इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस पे वैल्यू किया जाएगा। ये भी बात हमको पता थी। अगर वो करंट इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो आप उसकी बैठ के अकाउंटिंग न कर रहे होते। ठीक है, तो यानी जितनी बात वो बता रहा है ये सब कुछ हमको पता है। तो कुल मिला के इन द बुक्स ऑफ डुमरी इक्विटी शेयर इन लखनिया लिमिटेड बना दीजिए। क्या आपको ये इक्विटी शेयर देख के ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये तो बड़ी आसान सी चीज हो गई? तो जरा देख लीजिए, ये दोनों ही क्या है, एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 इन द बुक्स ऑफ डुमरी। इक्विटी शेयर इन लखनिया लिमिटेड।
1403 को टू बैंक, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट वाज परचेज्ड इज 1000 और रेट था 120। वर्किंग नोट 1 बना लीजिए इसके लिए। वर्किंग नोट 1, परचेज वैल्यू 1000 शेयर इंटू 120 रुपया इंटू 102.5%, 1,23,000, 1,23,000। 2% ब्रोकरेज है, आधा % स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा है। पता है ये सब कौन सी बात हो रही है, स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा वगैरह? ये सब जब फिजिकल सर्टिफिकेट हुआ करते थे, तो जब फिजिकल सर्टिफिकेट ट्रांसफर होते थे तो बिल्कुल वैसे ही होता था जैसे आज जमीन की, मकान की रजिस्ट्री होती है, स्टैम्प पेपर पे लिखा जाता है। उसी तरीके से जब शेयर भी बेचे जाते थे तो स्टैम्प पेपर पे लिखा जाता था कि हम अपने शेयर्स को फिजिकली अब क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं टू सच एंड सच पर्सन। ठीक है। और आज जब से शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, डीमेट अकाउंट में होते हैं, तो अब स्टैम्प ड्यूटी वगैरह ट्रांसफर के लिए नहीं लगते हैं। ठीक है। जैसे आपके अकाउंट से पैसा विड्रॉ करने के लिए, बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉ करने के लिए चेक आप इशू करते हो, वैसे ही डीमेट अकाउंट से जब आप शेयर्स को सेल करते हो तो डीमेट की चेक काट के दे देते हो। ठीक है। जैसे बैंक से पैसा विड्रॉ करते समय बैंक की चेक काटते हो, वैसे डीमेट अकाउंट की आप चेक काट देते हो कि ये शेयर हमारे अकाउंट से अब निकाल दिया जाए। तो अब उसके लिए स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब फिजिकली सर्टिफिकेट ट्रांसफर हुआ करते थे, जब डीमेट अकाउंट का कॉन्सेप्ट नहीं था, उस समय ये स्टैम्प ड्यूटी वगैरह के खर्चे लगा करते थे। लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता, आज हमें जो भी कहेगा वैसे हम करेंगे अकाउंटिंग। तो खर्चे जो भी होते हैं वो जोड़ दिए जाते हैं, आपने जोड़ दिए यहां पे। अब बताइए, इसके बाद कहता है ऑन 31/1/2004, 31/1/04 को टू बोनस। अब बोनस का रेशियो क्या है, 1:2। तो बोनस आएगा कितना, 500। इसकी कॉस्ट तो नील रहेगी। ठीक है ये बात। अब 31/3/04 को सेल हो रहा है, 31/3/04 को बाई बैंक, वर्किंग नोट 2 कितना सेल हो रहा है, डुमरी सोल्ड बोनस शेयर। बोनस शेयर मत कहो, 500 शेयर बोलो। 500 शेयर बेचे डुमरी ने। 1500 शेयर की कीमत कितनी है, 1,23,000, जिसमें से 500 शेयर बिक गए हैं। ठीक है। क्या रेट से बिके हैं, 500 इंटू, नहीं बता रहे क्यों? अच्छा देखिए, आपसे कहता है कि ऑन 31/3/2004 डुमरी सोल्ड बोनस शेयर्स टू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% ब्रोकरेज, और आपको सेल वैल्यू नहीं दी है। बताइए आपको कौन सी वैल्यू उठा के रखनी चाहिए, कौन सी वैल्यू, 90 रुपए। कह रहा था बोनस के पहले मार्केट प्राइस कितना था, 175, और बोनस के बाद मार्केट प्राइस कितना हो गया था, 90। तो जिस दिन वो बेचा है उस दिन तक मार्केट प्राइस क्या चल रही होगी, 90 चल रही होगी, इसीलिए आपको नहीं बता रहा है। बोनस के बाद मार्केट प्राइस 90 हो ही गई थी, और आपको उस दिन के लिए मार्केट प्राइस जिस दिन बेचा है वो इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि मार्केट प्राइस वही 90 रुपए चल रही होगी। तो सेल वैल्यू कितनी है, 500 इंटू 90, वर्किंग नोट 2, सेल वैल्यू इज इक्वल टू 500 इंटू 90, कितना, 4500, 45,000। अच्छा 2% ब्रोकरेज भी है, तो इंटू 98% कर दो, 44,100, 44,100। एक लाइन छोड़ के लिख रहे हैं, 31/3/04 को बाई बैलेंस कैरिड डाउन
वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 3, पंद्रह सौ शेयर की कीमत 1,23,000, 1,000 शेयर की कीमत आपको निकालनी है, 1,000 आपके पास क्लोजिंग में है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट, पहला कॉस्ट 1,23,000 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 500, और हमें वैल्यू चाहिए इसमें से 1000 की। $82,000, तो कॉस्ट हो गई 82,000। दूसरा मार्केट वैल्यू दी है क्या आपको? मार्केट वैल्यू दी है आपको? हाँ बताओ जल्दी से। हाँ दी है। अगर आपने 31/3/2004 को सेल कर रहे हो 90 रुपए में, आप कह रहे हो हम 31/3/2004 को सेल कर रहे हैं 90 रुपए में, तो मार्केट वैल्यू क्या होगी? 90 रुपए ही ना होगी। तो भाई यहां क्यों नहीं लिखोगे आप 90 जब वहां लिख रहे हो आप सेल पे? तो लिखो 1000 शेयर इंटू 90, 90,000 रुपया। बात समझ में आ रही है आपको? जब आप आखिरी दिन सेल कर रहे हो 90 रुपए की वैल्यू ले रहे हो, तो भाई मार्केट वैल्यू में क्यों ना ले हम 90 रुपए, यहां भी लेंगे। और वैल्यू दोनों में से जो लोअर होगी वो ले ली जाएगी, यानी वैल्यू कितनी ले ली जाएगी? 82,000। यहां पे क्या लिखें कॉस्ट में? 82,000। बैलेंसिंग फिगर से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो VL कितना? बस 3,100, यही है। अब एक बहुत स्मार्ट बात सुनने जा रहे हो आप, ठीक है? ध्यान दीजिए इधर। आपके मॉड्यूल में ये लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट अगर इक्विटी शेयर होता है तो उसकी वैल्यूएशन की जाती है एवरेज मेथड से, ठीक है? और अगर वो डेब्ट होता है तो उसकी वैल्यूएशन फीफो से भी की जाती है, और एट टाइम्स वो एवरेज मेथड भी अप्लाई किया जाता है। लेकिन इक्विटी शेयर के रिस्पेक्ट में क्या लिखा हुआ है? एवरेज मेथड। जबकि हमने आपको क्या सिखाया है कि इन्वेस्टमेंट चाहे कोई भी हो, बाय डिफॉल्ट तो वैल्यूएशन का मेथड क्या होता है? फीफो मेथड ही होता है। पता है इंस्टीट्यूट ने जितने भी एग्जाम्पल बनाए हैं या आज तक जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, कभी भी बोनस और राइट के बाद कोई ट्रांजेक्शन बताया ही नहीं है। पता है उनके जो एग्जाम्पल है उसमें उनकी बात बिल्कुल जस्टिफाइड है कि मेथड कौन सा अप्लाई होता है? एवरेज मेथड। क्योंकि एवरेज मेथड इनफैक्ट अप्लाई नहीं होता है, ये समझने का फेयर है। जिसने इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल बनाई उसके समझने में यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है कि एवरेज तो क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ AS13 एवरेज हो जाता है। अगर मान लीजिए इसी बोनस के बाद 500 और शेयर खरीद लिए जाए और उसके बाद 500 शेयर आपके बिके, तो पता है कौन से शेयर बिकेंगे? इस 1500 में से बिकेंगे, न कि उस 500 में से। और वो 500 पूरा पूरा कहां जाएगा? क्लोजिंग में ही जाएगा। बोनस तक के सारे ट्रांजेक्शन एक हो जाते हैं। और उसने जब नीचे एग्जाम्पल दिया है एवरेज मेथड का, तो उसमें क्या किया है? जितने भी एग्जाम्पल राइट ऑफ बोनस के लिए गए उन सब में आखिरी ट्रांजेक्शन कौन सा है? इधर बोनस है या फिर राइट है।
तो वो अपनी जगह वो बात जस्टिफाइड है, लेकिन वो बात सही नहीं है, मतलब वो सेंटेंस सही नहीं है, लेकिन जो एग्जाम्पल उन्होंने फ्रेम कर रखे हैं उसके हिसाब से बिल्कुल उनकी बात जस्टिफाइड है। तो वो सेंटेंस ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट अगर इक्विटी शेयर का है तो उसकी वैल्यूएशन कैसे होती है, एवरेज मेथड से। इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट। ये होना चाहिए कि जो वैल्यूएशन होती है वो कैसे होती है, फीफो मेथड से ही। लेकिन जब बोनस या राइट आता है तो ऑटोमेटिकली वहां तक के ट्रांजेक्शन आपके एक हो जाते हैं। क्लियर है बात आपको? तो अगर आपको वो सेंटेंस दिखाई दे, हालांकि आपको दिखाई नहीं देगा, वो हमें पता है, क्योंकि आप इतनी मेहनत कभी करोगे नहीं, ठीक है। तो कभी गलती से दिख गया होता, उसके लिए हमने इतनी बात आपसे कही है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। तो आपको जितने भी क्वेश्चन दिखाई देंगे उन सभी क्वेश्चन में बोनस और राइट जैसे ही आ जाता है वैसे ही क्वेश्चन क्या होता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि बोनस और राइट के बाद कुछ कहा ही नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। ऑन 1/4/2004 इशिता हैड 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ मिल्की ओशियन लिमिटेड। ओपनिंग बैलेंस बता रहा है 25,000 इक्विटी शेयर थे मिल्की ओशियन लिमिटेड के इशिता के पास। एट द बुक वैल्यू ऑफ ₹15 पर शेयर, फेस वैल्यू 10। इशिता की बुक वैल्यू 15 रुपए थी, मतलब कि इशिता के बुक्स में जो वैल्यू चल रही थी वो 15 रुपए के हिसाब से चल रही है, हालांकि शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है। ऑन 20/6/2004, इसी साल कुछ दिनों बाद, सी परचेज अनदर 5,000 शेयर्स ऑफ द कंपनी एट ₹16 पर शेयर। इशिता ने 5,000 शेयर और कंपनी के खरीद लिए 16 रुपए के रेट से। तो अब इशिता के पास कितने शेयर्स हैं, 25,000 और 5,000 मिला के 30,000 शेयर्स हैं। द डायरेक्टर ऑफ मिल्की ओशियन लिमिटेड अनाउंस अ बोनस एंड राइट इशू। मिल्की ओशियन के डायरेक्टर ने बोनस भी अनाउंस किया और लगे हाथ राइट भी अनाउंस कर दिया। नो डिविडेंड वाज पेबल ऑन देयर इश्यूज। बोनस और राइट पे कोई डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। इनफैक्ट ये बात बताने की जरूरत नहीं थी, ये तो हमें भी पता है, और सिंस आप कंपनीज एक्ट भी पढ़ते हो तो ये बात आप सबको पता होनी चाहिए कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट ही करंट ईयर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो करंट ईयर में कोई भी कैपिटल अगर कंपनी बढ़ाएगी तो उस पे अगर डिविडेंड दिया भी जाएगा तो कब दिया जाएगा, अगले साल दिया जाएगा, ठीक है। लास्ट ईयर की जो कैपिटल होती है डिविडेंड कंपनी उस पे करती है। करंट ईयर में बोनस और राइट इशू करेगी तो करंट ईयर में डिविडेंड नहीं देगी, क्योंकि डिविडेंड जो दिया जा रहा है वो लास्ट ईयर के प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इसे दिया भी किस पे जाता है, लास्ट ईयर की कैपिटल पे ही दिया जाता है। तो ये बात अगर नहीं भी बताता तो भी हमें पता होनी चाहिए, बोनस और राइट अगर करंट ईयर में आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा उस पर डिविडेंड नहीं आएगा, ठीक है। जितने भी आपके अदर देन राइट और बोनस है उन पे डिविडेंड आएगा। द टर्म्स ऑफ इशू आर एज फॉलोज। बोनस 1:6। क्या बताइए आपके पास कितने शेयर हैं, 25,000, 5,000, 30,000। 30,000 बोनस आ रहा है 1:6, यानी कितना बोनस, 5,000। 5,000 बोनस आ जाएगा। अब इशिता के पास कितने शेयर हो गए, 35,000, ठीक है। और इशिता के पास टोटल अभी तक 35,000 शेयर हो गए इंक्लूडिंग बोनस, और यहां तक के सारे ट्रांजेक्शन मिलके क्या बन जाएंगे, एक बन जाएंगे। राइट बेसिस, अब राइट का क्या बेसिस है, 3:7। इशिता के पास कितने शेयर है, 35,000, और 3:7 में अगर राइट आएगा तो कितने राइट शेयर खरीदने का हक आया इशिता के पास, 15,000, ठीक है। 35,000 इंटू 3/7 कर दीजिएगा तो 15,000 हो गया। प्राइस ऑफ 15 पर शेयर, 15 रुपए के हिसाब से इशिता खरीद सकती है। ड्यू डेट फॉर पेमेंट है 30/9/2004। शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर देयर राइट इन फुल और इन पार्ट। शेयर होल्डर चाहे तो अपना राइट फुल में या फिर पार्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब राइट इंटाइटलमेंट के सेल की बात हो रही है कि पूरा भी किया जा सकता है और पार्ट में भी किया जा सकता है। ये भी बात कोई बताने वाली थी क्या, नहीं। आपको तो पता ही है कि राइट शेयर अगर ना सब्सक्राइब किया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, राइट इंटाइटलमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली इशिता सोल्ड 33.1/3%, मतलब 1/3 ऑफ हर इंटाइटलमेंट टू माधव फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹2 पर शेयर। इशिता ने क्या किया, 1/3, 15,000 का 1/3 कितना होता है, 15,000 राइट शेयर खरीदने का हक आया था, 1/3 हुआ 5,000, 2 रुपए के रेट से बेच दिया माधव को, तो कितना आया, 5,000 इंटू 2, 10,000 रुपए। राइट इंटाइटलमेंट से जो पैसा आता है उसका क्या किया जाता है, राइट इंटाइटलमेंट से जो पैसा आता है उसे पीएल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन अगर ये दो बातें हो जाएं तो ऐसे में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया जाता है। वो कौन सी दो बातें हैं, आपने शेयर खरीदा हो कैसे, कम राइट, और एक्स राइट होने पे उसकी मार्केट प्राइस कम हो जाए। जरा ये बताइए, जिस शेयर के बेसिस पे इशिता को राइट शेयर मिल रहे हैं क्या वो कम राइट खरीदे गए थे,
नहीं। पहले देखिए इशिता ने 30,000 शेयर खरीद लिए थे और उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद राइट की, बोनस की, ये सब की अनाउंसमेंट आई है। यानी इशिता ने कोई भी ऐसे शेयर नहीं खरीद रखे हैं जब उसे मालूम था कि हमें क्या मिलेगा, राइट शेयर मिलेगा। ठीक है, राइट के अनाउंसमेंट की लाइन के पहले ही देखिए उसने 30,000 शेयर खरीद रखे हैं कि नहीं खरीद रखे हैं। क्या उसने अनाउंसमेंट के बाद कोई शेयर खरीदा है, देखो क्वेश्चन में, क्या उसने राइट के अनाउंसमेंट के बाद कोई शेयर खरीदा, बिल्कुल नहीं। तो राइट के अनाउंसमेंट के बाद अगर कोई शेयर नहीं खरीदा गया है तो उसने कोई भी परचेजेस कम राइट नहीं कर रखी है। ठीक है, किसी के दिमाग में ये बात आ रही हो, सब बोनस शेयर तो आया ही है अनाउंसमेंट के बाद और बोनस के बेसिस पे भी राइट मिल रहा है, तो क्या वो बोनस कम राइट कहलाएगा? तो हम कहेंगे क्या परेशानी वाली बात करते हो, बोनस कम राइट परचेज थोड़ी ना हो रहा है, हम परचेजेस की बात करते हैं, बोनस फोकट में आता है। ठीक है, आप किसकी बात करते हो, कम राइट परचेजेस की बात करते हो, और एक्स राइट होने पे मार्केट प्राइस कम हो जाती है। अरे बोनस शेयर फ्री का मिलता है और उसकी मार्केट प्राइस कुछ ना कुछ होगी, कम कहां से हो जाएगी? क्या जीरो की वैल्यू और निगेटिव में चली जाएगी? पॉसिबल ही नहीं है। बात जो होती है वो सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में होती है, कम राइट परचेजेस ऑफ शेयर क्या हो सकते हैं, जो आपने परचेज किए हैं। बोनस वगैरह अगर आपको राइट के अनाउंसमेंट के बाद में मिल गया है तो वो कम राइट नहीं हो सकता। बोनस कैसा कम राइट, कम राइट तो सिर्फ क्या होती हैं, परचेजेस होती हैं। तो आपको 35,000 शेयर के रिस्पेक्ट में 15,000 राइट मिल रहा है, जिसमें से 1/3 यानी कि 5,000 राइट शेयर माधव को ट्रांसफर किया जा रहा है 2 रुपए के रेट से। 10,000 रुपए जो आएगा वो सीधे सीधे कहां जाएगा, पीएल में, क्योंकि कोई भी परचेजेस यहां पे कम राइट नहीं हुई है। राइट की अनाउंसमेंट के पहले जो परचेजेस होनी थी वो हो चुकी थी। पहले आपको ओपनिंग फिगर बता रहा था, फिर 5,000 परचेज बता रहा था और फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, राइट ऑफ बोनस की अनाउंसमेंट हुई है। अगर राइट ऑफ बोनस के अनाउंसमेंट के बाद अगर इसने शेयर परचेज किया होता तब हम उस शेयर को क्या बोलते, कम राइट परचेजेस। डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2004 एट द रेट ऑफ 20% वर डिक्लेयर्ड बाय मिल्की ओशियन लिमिटेड। मिल्की ओशियन लिमिटेड ने 20% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2004 एंड रिसीव बाय इशिता ऑन 31/10/2004। ठीक है, जब बताइए डिविडेंड पर शेयर कितना दे रही है मिल्की ओशियन लिमिटेड, 20% का डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड पर शेयर बताइए हमें, एक शेयर का डिविडेंड कितना, एक शेयर का डिविडेंड जोड़ने के लिए कैलकुलेटर वगैरह रेडी भी कर दिए और चलाना तक शुरू कर दिए हो। एक शेयर का डिविडेंड कितना, 10 रुपए फेस वैल्यू, कंपनी फेस वैल्यू पे देती है, मार्केट प्राइस पे देती है डिविडेंड, फेस वैल्यू 10 रुपए फेस वैल्यू है, 20% डिविडेंड कितना होगा, 2 रुपए। ठीक है, या ये बताओ कितने शेयर पे डिविडेंड मिलेगा इशिता को, कितने शेयर पे डिविडेंड मिलेगा, सभी शेयर पे मिलेगा। रिकॉर्ड डेट के दिन जितने शेयर है सब पे मिलेगा, बोनस और राइट पे नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा बोनस राइट पे, नई कैपिटल है और डिविडेंड कौन से ईयर के रिस्पेक्ट में है, लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में है। तो बताओ इशिता के पास करंट ईयर तक कितने शेयर हैं अदर देन बोनस एंड राइट, हाँ 30,000, 25,000 और 5,000 और परचेज किया था 30,000। 30,000 पे 2 रुपए के हिसाब से कितना डिविडेंड आ गया, 60,000। ठीक है, कोई तो ऐसा होगा जो जरूर ये बात बोलेगा कि 5,000 शेयर भी तो नई कैपिटल है, कंपनी क्यों भला इस पे डिविडेंड देगी। कोई ऐसा कि सर जब आप राइट और बोनस में मना कर रहे हैं कि डिविडेंड नहीं होना चाहिए क्योंकि वो नई कैपिटल है, तो इशिता ने जो 5,000 शेयर इस बार खरीदे हैं उसका डिविडेंड कैसा, तब तो डिविडेंड सिर्फ 25,000 पे ही होने चाहिए, 25,000 इंटू 2 50,000। कोई है ऐसा, क्या वो 5,000 शेयर जो इशिता ने इस साल खरीदे हैं वो नई कैपिटल है, बिल्कुल नहीं, वो पुरानी कैपिटल है, पिछले साल किसी और के पास थी, इस बार इशिता के पास है। ठीक है, वो कैपिटल थोड़ी ना नहीं है। कैपिटल नहीं किसे कहते हैं, जब कंपनी नए कैपिटल को रेस करती है। ठीक है, इशिता के पास वो शेयर नहीं थे, इशिता के लिए नए हैं, कंपनी के लिए नए थोड़ी ना है। कंपनी ने तो पहले से ही रेस कर रखे थे, पिछले साल किसी और के पास होगा, इस बार इशिता के पास है। कंपनी तो क्या करती है, रिकॉर्ड डेट पे जितने भी शेयर होते हैं उन सभी पे डिविडेंड देती है। ठीक है ये बात। अब इसमें से प्री और पोस्ट छाटिए, 50 कितने शेयर हो गए टोटल, 30,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 60,000 का डिविडेंड। इसमें से प्री एक्विजिशन डिविडेंड और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड अलग अलग कीजिए।
जितने शेयर आप करंट ईयर में खरीदते हो और उस पे आपको डिविडेंड मिल जाता है, उसी को आप क्या बोलते हो? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो 5,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 10,000 प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, और 25,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 50,000 क्या है? पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड का क्या किया जाता है? पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड का क्या किया जाता है? पीएल में डाला जाता है। और प्री एक्विजिशन डिविडेंड का कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर दिया जाता है। डिविडेंड फॉर द शेयर्स एक्वायर्ड ऑन 20/6/04 आर टू बी एडजस्टेड इन कॉस्ट ऑफ परचेज। कह रहा है 20/6/04 को जो शेयर आपने परचेज किया था उस पे जो डिविडेंड मिलेगा उसको कॉस्ट ऑफ परचेज से एडजस्ट कर देना। क्या ये बात आपको पता थी कि नहीं पता थी? पता थी, ठीक है। इस लाइन की भी हम लोग को जरूरत नहीं थी, ये बात हम लोग को पता है कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड को कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट कर दिया जाता है। ऑन 15/11/04 इशिता सोल्ड 25,000 इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। प्रीमियम ऑफ 5 का मतलब होता है 15 रुपए में, 10 रुपए फेस वैल्यू, 5 रुपए प्रीमियम पे बेचा, यानी 15 रुपए में। तो इशिता ने 25,000 शेयर 15 रुपए के रेट से बेच दिए। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ इशिता। आपसे कह रहा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बनाओ और पीएल अकाउंट भी बनाओ। इनफैक्ट पीएल आप नहीं बना सकते इशिता का, आप पीएल का एक्सट्रैक्ट बना सकते हो इशिता का, क्योंकि इशिता के पास अर्निंग कहां से आती है आपको थोड़ी ना पता नहीं इशिता के पास कितनी सारी बैंक की एफडी होगी। इशिता ने हो सकता है बड़े सारे और भी इन्वेस्टमेंट खरीदे होंगे जिसे बेचा होगा, कमाया होगा। इशिता का हो सकता है बिजनेस भी हो जिससे भी इनकम आती हो। आपको क्या क्या पता है? आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट इस कंपनी का पता है, मिल्की ओशियन लिमिटेड का। इससे रिलेटेड पीएल में जितने आइटम जाएंगे वो डाल दीजिए। अब बताइए इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कौन कौन से आइटम पीएल में जाते हैं? अगर आपके पास इक्विटी शेयर है, एक तो इक्विटी शेयर पे जो डिविडेंड आता होगा वो पीएल में जाता होगा। दूसरा, इक्विटी शेयर बेचने में जो फायदा या घाटा होता होगा वो पीएल में जाता होगा। और राइट इंटाइटलमेंट से जो पैसा आता है वो उसकी प्रोसीड भी पीएल में जाती है, ठीक है। तो ये जितनी चीजें आपको पता है उतनी चीजें हम पीएल में डाल देंगे, यानी हम पीएल का एक्सट्रैक्ट बना देंगे। फॉर योर एक्सरसाइज एज्यूम दैट द बुक्स आर क्लोज ऑन 31/12/04 एंड शेयर्स आर वैल्यूड एट एवरेज कॉस्ट। ये मान लीजिए कि शेयर्स को एवरेज कॉस्ट पे वैल्यू किया जाता है। बेकार की बात कर रहा है ना, समझिए क्वेश्चन की। जरा ये बताइए आखिरी ट्रांजैक्शन कौन सा था? राइट था। राइट के बाद कोई परचेज बताया गया है आपको? देखिए पहले ओपनिंग बताया, परचेज बताया, फिर बोनस बताया, राइट बताया, और राइट के बाद कोई परचेज वगैरह है नहीं। तो जैसे ही राइट आखिरी ट्रांजैक्शन होगा सभी ट्रांजैक्शन मिलके क्या बन गए होंगे? खुद ही एक बन गए होंगे। एवरेज तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। यहाँ एवरेज कॉस्ट मेथड का भी कोई मतलब नहीं है। ये है क्वेश्चन नंबर 7 इन द बुक्स ऑफ इशिता, इक्विटी शेयर इन मिल्की ओशियन लिमिटेड। एक 404 को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, 1404 टू बैलेंस बीडी, 25,000 इक्विटी शेयर,
और 15 रुपए के रेट से, तो 25,000 इंटू 15, 25,000 इंटू 15 3,00,000, 3,75,000। फिर उसके बाद 20,604 को अगेन टू बैंक 5,000 है और कॉस्ट कितनी 16 रुपए के रेट से, कितना हो जाएगा 80,000। उसके बाद बोनस आ रहा है 16,804 को, बोनस की कैलकुलेशन भी दिखा देते हैं, वर्किंग नोट 1 कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए 30,000 हो गए इस दिन। बोनस शेयर इज इक्वल टू 30,000 इंटू 1/6 कितना होगा 5,000। 5,000 शेयर और इसकी कॉस्ट नील। उसके बाद देखिए उसके बाद राइट इशू है। राइट इशू की एंट्री किस दिन करें, जिस दिन कंपनी ने अनाउंस किया, जिस दिन आपको शेयर अलॉट किए गए, जिस दिन आपने पेमेंट किया, किस दिन करें। जिस दिन आप पेमेंट करोगे उसी दिन एंट्री बनेगी। आप किस दिन राइट शेयर की एंट्री अपने बुक्स में कर पाओगे। इक्विटी शेयर इन मिल्की ओशियन लिमिटेड डेबिट टू बैंक किस दिन कर पाओगे, जिस दिन पेमेंट करोगे। तो देखिए पेमेंट किस दिन है 30/9/04 को, 30/9/04 को टू बैंक ब्रैकेट में राइट और वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2 होल्डिंग प्रायर टू राइट। राइट के पहले कितने शेयर हैं इसके पास 25,000, 5,000 और 5,000 मिला के 35,000। ठीक है। नंबर ऑफ राइट शेयर इंटाइटल्ड कितने शेयर के लिए राइट, कितने राइट शेयर के लिए इंटाइटल्ड है 35,000 इंटू 3/7 15,000। राइट इंटाइटलमेंट सोल्ड 15,000 का 1/3 इज इक्वल टू 5,000। 1/3 बता रहा था कि राइट इंटाइटलमेंट सेल कर दिया गया है, तो राइट शेयर सब्सक्राइब्ड इज इक्वल टू 15,000 में से 5,000 सेल कर दिया गया तो बचा 10,000 शेयर।
33 1/3% बोल रहा था, 1/3 माधव को बेचा गया है, तो 10,000 राइट इंटाइटल शेयर अभी भी बचे हुए हैं। तो 10,000 खरीदने का रेट लगा दीजिए यहाँ 10,000, किस रेट से 15 रुपए, तो होगा 1,50,000। इसके बाद राइट इंटाइटलमेंट 5,000 शेयर को बेच के जो पैसा आया है उसके रिस्पेक्ट में क्या किया जाएगा, इसके लिए एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। ठीक है, बनाइए। वर्किंग नोट 3, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट इज इक्वल टू 5,000 इंटू 2 इज इक्वल टू ₹10,000। Since none of the shares were purchased, come right therefore proceed from sale of right entitlement should be credited to profit and loss account। उसके बाद डिविडेंड आ रहा है, लिखिए किस दिन डिविडेंड आ रहा है, 31/10/04 को बाय बैंक। ये डिविडेंड है। वर्किंग नोट इसका बनाएंगे 4। जितना आपको पीएल में डालना हो डिविडेंड, वो तो डिविडेंड कॉलम में डाल दीजिएगा, क्योंकि हम डिविडेंड को फर्दर कहां पोस्ट कर देंगे, पीएल में। यहां जितना भी डिविडेंड आएगा हम यहां जब लिखेंगे 2PL तो डिविडेंड का बैलेंसिंग फिगर पूरा पीएल में चला जाएगा। तो डिविडेंड कॉलम में जितना आपको पीएल में डालना हो वो डालते जाइएगा, और अगर आपको कॉस्ट रिड्यूस करना हो तो इधर डाल दीजिएगा, अपने आप कॉस्ट क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, वर्किंग नोट 4, डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू ₹10 इंटू 20% इज इक्वल टू ₹2। डिविडेंड पर शेयर ₹2। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 30,000। 30,000 शेयर्स कौन से लिए जा रहे हैं, 25,000 शेयर ये ओपनिंग वाले, 5,000 शेयर ये नई खरीद वाले। बोनस और राइट को कंसीडर नहीं किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ डिविडेंड। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नहीं भी लिखा होता तो भी ऐसा ही होता। डिविडेंड और राइट पे बोनस, डिविडेंड बोनस पे और राइट पे आपको नहीं मिलेगा। हाँ, इस बोनस और राइट पे डिविडेंड मिलेगा, कब मिलेगा, अगले साल मिलेगा। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर 30,000, डिविडेंड कितना बन जाएगा, डिविडेंड इज इक्वल टू 30,000 इंटू 2, ₹2 के हिसाब से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया, 60,000 रुपया।
इस 60,000 रुपए के दो टुकड़े होंगे, इसमें से प्री एक्विजिशन अलग छाटिए और पोस्ट एक्विजिशन को अलग कीजिए। करंट ईयर में आपने जो शेयर परचेज किए हैं उस पे जितना डिविडेंड आया है, आपको कितने शेयर परचेज कर रखे हैं करंट ईयर में जिस पे डिविडेंड आया है 5,000 शेयर इंटू 2 रुपया इज इक्वल टू 10,000 रुपए। ये प्री एक्विजिशन है। अगर 10,000 रुपए आपका प्री एक्विजिशन डिविडेंड है तो बैलेंसिंग फिगर 50,000 रुपए ये आपका क्या है, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। या फिर आप इसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, 25,000 शेयर मेरे पास ओपनिंग में थे इंटू 2 रुपया 50,000 शेयर का ये डिविडेंड है। प्री एक्विजिशन डिविडेंड को आप कहां ले जाओगे, क्रेडिटेड टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और इसे क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में क्रेडिट करना है 10,000, तो 10,000 यहां कॉस्ट में लिख दीजिए और डिविडेंड कॉलम में लिख दीजिए 50,000 रुपया। पंद्रह 11/04 को इशिता ने 25,000 शेयर बेच दिए। 15/11/04 बाई बैंक इशिता ने 25,000 शेयर बेच दिए। क्या रेट से बेचे हैं, 5 रुपए के प्रीमियम पे। 15 रुपए से मल्टीप्लाई कीजिए 25,000 को, 3,75,000। 3,75,000 के रेट में बेच दिया। बस ट्रांजैक्शन सारे खत्म हो गए। एक लाइन पीएल लिखने के लिए छोड़ लीजिए, अगर लॉस होगा तो उसे यूज होगा, अगर लॉस नहीं आया तो वो यूज नहीं हो पाएगा। फिर 31/12/04 को क्लोजिंग लिखेंगे बाय बैलेंस। क्या रेट डाउन, दिस विल बी वर्किंग नोट 5। चलिए वर्किंग नोट 5 बनाइएगा। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट, पहला कॉस्ट। जैसे ही राइट से आता है सारी कॉस्ट मिलके क्या बन जाती है, एक बन जाती है। तो जितना आपका खर्चा है सब जोड़िए, 3,75,000 प्लस 80,000 प्लस 1,50,000 माइनस 10,000। ये माइनस 10,000 क्या है, जो डिविडेंड आपको प्री एक्विजिशन मिला था जिससे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम किया जाता है। तो 3,75,000 80,000 1.5 लाख माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई ये कितने की कीमत है, ये कीमत है 25,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 की। ठीक है, आपको कितने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चाहिए, आइए देखिए। 25,000 5,000 30,000 5 35 और 10 45,000। 45,000 में से 25,000 चले गए, कितना बचा 20,000। हमें 20,000 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, दिख रहा है सबको।
25 5 30, 5 35, 35 10 45, 45,000 में से 25,000 बेच दिए, 20,000 मेरे पास क्लोजिंग बचा हुआ है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई, कॉस्ट हो गई मेरी, इंटू 20,000 कर दीजिए। टू 64 444। एक बार देखिए ये क्या किया है आपने, 25,000 शेयर की कीमत 375, 5,000 की कीमत 80,000, ये 5,000 कैसा है, बोनस वाला है, इसकी कोई कीमत नहीं। 10,000 की कीमत कितनी, 1.5 लाख, राइट वाले की कीमत। अब माइनस 10,000 आपने शेयर की कीमत को कम किया है प्री एक्विजिशन डिविडेंड से, और इंटू कर दिया फिर आपने 20,000। ठीक है, बताइए ये क्या आपने कॉस्ट की एवरेजिंग कर दी है क्या? नहीं, सारे ट्रांजेक्शन मिलके क्या बन जाते हैं, एक हो जाते हैं, ये किया आपने। दूसरा मार्केट वैल्यू, जा देखो तो मार्केट वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है आपको, मार्केट वैल्यू आखिरी दिन का नहीं दिया है, नहीं दिया हुआ है मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू नॉट गिवन। तो वैल्यू इनमें से आप क्या रखोगे, बस यही जो है आपके पास, 2,64,444 रुपए। बीस हजार की अब वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पे, 2,64,444। अब बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए। देखिए इसमें बैलेंसिंग फिगर कहां आ रहा है, वो आपका प्रॉफिट लॉस रिप्रेजेंट करेगा। टू पीएल 31/12/04 को, भाई डिविडेंड में तो फायदा ही होगा 50,000 रुपया। शेयर के रिस्पेक्ट में तो डिविडेंड आपके पास आ ही सकता है, जाने का तो कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, तो डिविडेंड के रिस्पेक्ट में फायदा होगा, शेयर के रिस्पेक्ट में घाटा फायदा कुछ भी हो सकता है। तो शेयर के रिस्पेक्ट में अब आप चेक कर लीजिए क्या पोजीशन है। फायदा है वो भी 44,444 रुपए का फायदा आया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बन गया आपका। अब क्या बनेगा इसके बाद, पीएल का एक्सट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सट्रैक्ट, क्या क्या चीजें जाएंगी, बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर, और बताओ बाई डिविडेंड, डिविडेंड का भी प्रॉफिट आएगा पीएल में, और क्या आएगा, बाई प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट एंटाइटलमेंट। बस यही हम बता सकते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर है 44,444 रुपया,
डिविडेंड का प्रॉफिट कितना है 50,000 रुपया, और प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट कितना है 10,000 रुपया। इसका वर्किंग नोट भी बनाया था आपने 3, वर्किंग नोट 3 भी लिख दीजिए। कोई टोटल वोटल कुछ नहीं करनी है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सट्रैक्ट है। आपको पता नहीं कि इसके अलावा और क्या क्या प्रॉफिट इसके पास आते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। ऑन 1104 कैटरीना हैड 20,000 इक्विटी शेयर्स इन राज लिमिटेड। 1104 को कैटरीना के पास 20,000 इक्विटी शेयर हैं राज लिमिटेड के। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर वॉज ₹10 ईच बट देयर वैल्यू वॉज 16 पर शेयर। फेस वैल्यू 10 रुपए की, लेकिन उसने जो परचेज कर रखा है वो 16 रुपए के रेट से किया है। 1604 को कैटरीना ने फिर 5,000 और इक्विटी शेयर खरीद लिए। ऑन 1604 कैटरीना परचेज 5,000 मोर इक्विटी शेयर इन द कंपनी एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर। तो कैटरीना पागल है ये राज लिमिटेड के पीछे। उसने क्या किया 5,000 इक्विटी शेयर और खरीद लिए। तो कैटरीना के पास कितने शेयर हो गए अब 20,000 और 5,000 मिला के 25,000 शेयर। इस बार जो शेयर खरीदे गए हैं वो 14 रुपए के रेट से हैं, पुराने वाले शेयर थे 16 रुपए के रेट के। ऑन 30/04 द डायरेक्टर्स ऑफ राज लिमिटेड अनाउंस्ड अ बोनस एंड राइट इशू। कंपनी ने बोनस और राइट इशू अनाउंस किया 30/04 को। देखिए कैटरीना ने जो भी शेयर खरीदे थे वो पहले ही खरीद रखे हैं। 20,000 शेयर पहले ओपनिंग थे और 5,000 शेयर 1/6 को, और जो राइट ऑफ बोनस अनाउंस हो रहा है वो 30/6 को हो रहा है। बोनस वॉज डिक्लेयर्ड एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। बोनस का रेशियो था 1:5। कैटरीना के पास शेयर कितने 25,000। बोनस 1:5 के रेशियो में आएगा तो कितने बोनस मिलेंगे 5,000। अब कितने शेयर हो गए कैटरीना के पास बोनस के बाद 30,000। एंड दीज शेयर्स वर रिसीव्ड ऑन 28/04। ये बोनस जो शेयर आए हैं वो 28/04 को कैटरीना को रिसीव हुए हैं। द टर्म्स ऑफ राइट इशू वर राइट शेयर्स टू बी इशूड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन 10/08/04। देखिए बोनस भी जब आ गया 28/04 को, उसके बाद राइट शेयर मिल रहा है, और जितने शेयर्स आपके पास 10/08/04 को हैं उसके बेसिस पे राइट आ रहा है, ठीक है। और बोनस के बाद कैटरीना के पास शेयर कितने हो चुके हैं 30,000 हो चुके हैं। राइट इशू वुड एंटाइटल द होल्डर टू सब्सक्राइब टू एडिशनल इक्विटी शेयर इन द कंपनी एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड। 3 शेयर पे एक राइट मिलेगा। कैटरीना के पास 30,000 शेयर हैं तो उसे राइट शेयर एंटाइटल कितना होगा 10,000 एट द रेट ऑफ 15 पर शेयर। राइट शेयर जो बिक रहे हैं वो 15 रुपए के रेट से बिकेंगे। द होल सम बीइंग पेबल बाय 30/09/04। तो कैटरीना 30/09/04 को राइट शेयर की अपने बुक्स में एंट्री करेगी जब वो पेमेंट करेगी राइट शेयर के रिस्पेक्ट में। Existing shareholder may to the extent of their entitlement either wholly or in part transfer their right to outsider। Existing shareholder क्या कर सकते हैं अपनी entitlement को either wholly या फिर part में outsider को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बात आपको पता है कि right entitlement अगर आप चाहो तो ट्रांसफर कर सकते हो, राइट से सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं होती है। कैटरीना एक्सरसाइज हर ऑप्शन अंडर द राइट इशू फॉर 50% ऑफ हर एंटाइटलमेंट। कैटरीना ने 50% के रिस्पेक्ट में, राइट इशू के 50% के रिस्पेक्ट में उसने एंटाइटलमेंट को ट्रांसफर कर दिया है, एक्सरसाइज कर लिया है। तो 50% अगर एक्सरसाइज कर लिया है इसका मतलब 50% ट्रांसफर कर दिया है। 10,000 राइट एंटाइटलमेंट आया, 50% सब्सक्राइब किया यानी 50% उसका ट्रांसफर कर दिया। तो 5,000 शेयर खरीद लिए और 5,000 शेयर बेच दिए एज इट इज। एंड द बैलेंस वर सोल्ड टू राज बिहारी फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 1.5 पर शेयर। जो बैलेंस 5,000 शेयर्स हैं उसने राज बिहारी को बेच दिया गया है 1.5 रुपए पर शेयर के हिसाब से। तो 5,000 शेयर पे 1.5 रुपए के हिसाब से प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट एंटाइटलमेंट कितनी आ रही है 5,000 इंटू 1.5 रुपए 7,500। डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एट द रेट ऑफ 15% वर डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। डिविडेंड कंपनी का पर शेयर कितना था, अगर 15% का कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो पर शेयर डिविडेंड कितना आएगा 1.5 रुपए, ठीक है। 10 रुपए फेस वैल्यू है, 1.5 रुपए का डिविडेंड आएगा।
कैटरीना को कितने शेयर पे डिविडेंड मिलेगा? 25,000 ओपनिंग वाले, 5,000 करंट परचेज वाले, 30,000 शेयर पे 25,000 ना, कितने हैं? 20,000। ओपनिंग वाले 20,000 और 5,000 करंट वाले, कुल मिला के हुए 25,000। इस 25,000 शेयर पे 1.5 रुपए के हिसाब से डिविडेंड आएगा 37,500 रुपए का। ठीक है, क्या करंट राइट और जो बोनस आया उस पे भी डिविडेंड आएगा? उस पे नहीं आएगा। अब इस 37,500 में से प्री और पोस्ट को अलग अलग कीजिए, तो 5,000 शेयर जो करंट ईयर में परचेज हुए हैं उस पे 1.5 रुपए, 7,500 ये प्री एक्विजिशन है। ओपनिंग वाले 20,000 शेयर पे 1.5 रुपए के हिसाब से 30,000 क्या है? पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है। अच्छा, राष्ट्र बिहारी को जो 1.5 रुपए के हिसाब से बेचे गए हैं राइट इंटाइटलमेंट 7,500 आया है, इसका करना क्या है? ये क्या पीएल में जाएगा या फिर इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम करेगा? कैटरीना ने कोई भी शेयर कम राइट नहीं खरीदे हैं, राइट के अनाउंसमेंट के पहले पहले ही खरीद लिए थे। सिंस नन ऑफ द शेयर्स इज परचेज कम राइट, तो ऐसे में प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट का क्या करना है? पीएल में डाल देना है। तो 7,500 रुपया पीएल में जाएगा। ऑल्सो ऑन 1/11/04 कैटरीना सोल्ड 20,000 इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। 1/11/04 को कैटरीना ने 20,000 इक्विटी शेयर 3 रुपए के प्रीमियम पे बेच दिए। तो 20,000 3 रुपए की प्रीमियम पे यानी 13 रुपए के रेट से उसने बेच दिए हैं। Also the investment account as it would appear in the books of Katrina for the year 2004 and the value of shares held on 31/12/04। इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बताइए और जो क्लोजिंग डेट पे इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू बताइए। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओगे तो क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए 1/1/04 टू बैलेंस बीडी, कितने शेयर? 20,000। रेट क्या है? 16 रुपया। वैल्यू कितनी होगी? 3,20,000। फिर 1/6/04 को अगेन परचेसेस हैं, 1/6/04 टू बैंक, 5,000 शेयर
14 रुपए के रेट से कितना हो जाएगा? 70,000। इसके बाद 2804 को बोनस आ रहा है, टू बोनस। वर्किंग नोट 1 इसे लिखिएगा, वर्किंग नोट 1, नंबर ऑफ शेयर हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस इज इक्वल टू 25,000। नंबर ऑफ बोनस शेयर इज इक्वल टू 25,000 इंटू, क्या है रेशियो बोनस का? 1 फॉर एवरी 5। 25,000 इंटू 1/5, 5,000 शेयर्स। पांच 5,000 शेयर्स, इसकी वैल्यू तो नील हो जाएगी, 5,000 यहाँ नील। फिर उसके बाद राइट कब आ रहा है? राइट आ रहा है 10,804 को इस बोनस के बाद, लेकिन उस राइट के लिए जो पेमेंट हो रही है वो 30,904 को हो रही है, तो जो भी एंट्री होगी वो 30,904 को ही होगी। 30,904 टू राइट, या टू बैंक लिखिए, ब्रैकेट में राइट लिख लीजिए, टू बैंक ब्रैकेट में राइट, वर्किंग नोट 2। number of shares on record date of right is equal to, number of shares कितने on record date of right? 30,000। 20,000 ओपनिंग वाले, 5,000 करेंट परचेज वाले और 5,000 बोनस वाले, मिला के 30,000। राइट शेयर इंटाइटल्ड कितना? 30,000 इंटू, बताइए, राइट शेयर का रेशियो है 1 फॉर एवरी 3 इंटू 1/3, 10,000 शेयर। 50% राइट इंटाइटलमेंट सेल कर दी गई है। नंबर ऑफ राइट इंटाइटलमेंट, राइट शेयर इंटाइटलमेंट सोल्ड इज इक्वल टू 50% इंटू 10,000 इज इक्वल टू 5,000। 5,000 बेच दिया गया, तो राइट शेयर सब्सक्राइब कितना हुआ? राइट शेयर सब्सक्राइब्ड इज इक्वल टू 10,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 5,000। पांच 5,000 शेयर सब्सक्राइब किए गए हैं, क्या रेट से राइट आया है? 15 रुपए के रेट से। 5,000 15 के रेट से कितना हो जाएगा? 75,000।
अब उसके बाद देखिए क्या बताता है आपको। अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग, राइट इंटाइटलमेंट से जो पैसा आएगा उसका एक वर्किंग नोट पैरेलली बना लेते हैं यहीं पे। राइट इंटाइटलमेंट से जो पैसा आ रहा है, वर्किंग नोट 3, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट। 5,000 क्या रेट से बिका है? 1.5 रुपए रास बिहारी को बिका है 1.5 रुपए के रेट से, 7,500। सिंस none of the shares were purchased, come right, therefore proceed from sale of right entitlement be credited to PL account। अब इसके बाद राइट के बाद क्या दिया हुआ है? डिविडेंड दिया हुआ है आपको। डिविडेंड के लिए वर्किंग नोट बनाइए, वर्किंग नोट 4, डिविडेंड। नंबर ऑफ शेयर हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के दिन नंबर ऑफ शेयर्स कितने हेल्ड थे, लेकिन अदर देन कौन से आप बताओगे? अदर देन बोनस एंड राइट। बोनस और राइट छोड़ के बताइए नंबर ऑफ शेयर्स ऑन द रिकॉर्ड डेट ऑफ डिविडेंड कितने? 25,000, 20,000 ओरिजिनल ओपनिंग वाले और 5,000 करेंट परचेज वाले, 25,000 शेयर। तो डिविडेंड आएगा कितना? डिविडेंड हो जाएगा 25,000 इंटू क्या बता रहा था, 15% डिविडेंड, यानी कि पर शेयर 1.5 रुपए का, 37,500 रुपए का डिविडेंड। ₹37,500 के डिविडेंड में से दो बाइफर्केशन लाइए। एक को लिखिए प्री एक्विजिशन डिविडेंड और दूसरे को लिखिए पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। करंट ईयर में जो शेयर आपने परचेज किए थे उस पे जो डिविडेंड आया है वो प्री एक्विजिशन है। 5,000 शेयर पे जो 1.5 रुपए आपको मिला है, 7,500 रुपए ये प्री है, और बाकी 20,000 शेयर जो आपके पास पहले से पड़े थे उस पे जो 1.5 रुपए मिला है आपको, 30,000 रुपए, ये पोस्ट एक्विजिशन है। प्री एक्विजिशन डिविडेंड को आप क्या करोगे? क्रेडिटेड टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में क्रेडिट कर दोगे, और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड को क्रेडिटेड टू पीएल, पीएल में क्रेडिट कर दोगे।
चलिए डालिए डिविडेंड को अब अकाउंट में। किस डेट का है डिविडेंड? डिविडेंड इज कमिंग ऑन 20/10/04, 20/10/04 बाई बैंक। डिविडेंड वर्किंग नोट कौन सा? 4। कॉस्ट वाला इसमें डाल दीजिए डिविडेंड कॉलम में, पीएल में ये चला जाएगा, और जो कॉस्ट रिड्यूस करनी है वो कॉस्ट कॉलम में डाल दीजिए। इसके बाद 1/11/04 को बाई बैंक सेल किया गया है। कितने शेयर? 20,000 शेयर। 3 रुपए के प्रीमियम पे 3 रुपए प्रीमियम लगाइए, यानी 13 रुपए। 20,000 इंटू 13, 2,60,000। एक लाइन प्रॉफिट लॉस लिखने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद 31/12/04 को बाई बैलेंस कैरिड डाउन। कितना शेयर बच रहा है? 20, 5 25, 5 30, 5 35। 35 में से 20,000 गया, 15,000 शेयर। ठीक है। और सिंस लास्ट ट्रांजेक्शन आपका राइट है, तो पता है यहां तक का ट्रांजेक्शन क्या हो चुका है? 1 बन चुका है। तो अब आप ये कहोगे कि ये जितनी भी कॉस्ट है 3, 20, 70, 75, ये माइनस ये 7500 कितने की कॉस्ट है? ये 20,000, 5,000, 5,000 और 5,000 की कॉस्ट है। ठीक है। तो हमें निकालना क्या है? अब इस 15,000 शेयर की कॉस्ट निकालनी है। इसे बना दीजिए वर्किंग नोट 5। वर्किंग नोट 5, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट। पहला कॉस्ट 3,20,000 प्लस 70,000 प्लस 75,000 माइनस 7,500, ये कॉस्ट कहलाएगी 20,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 शेयर की। और हमें जानना है 15,000 शेयर की कॉस्ट। कितना आ रहा है ये? 196 667 071। मार्केट वैल्यू चेक कीजिए, दी है क्या आपको? मार्केट वैल्यू नहीं है ना? सेकंड, मार्केट वैल्यू नॉट गिवन। तो आप वैल्यू क्या लिखोगे इन्वेस्टमेंट की? जो पता है आपको, 1,96,071 रुपया। ₹1,96,071 मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई। बस बैलेंसिंग फिगर अब आप निकालिए। बैलेंसिंग फिगर
कितना आ रहा है कॉस्ट वाला बाई पीएल 31/12/04 1429 और डिविडेंड वाला 30,000 2PL 31/12/04 को डिविडेंड कॉलम में 30,000। इस क्वेश्चन में पीएल एक्सट्रैक्ट तो नहीं कह रहा था आपसे बनाने को, लेकिन फिर भी आपका मन हमें लग रहा है कि है पीएल एक्सट्रैक्ट बनाने का भी, ठीक है। तो हम लोग पीएल का एक्सट्रैक्ट भी बना लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। हो गया सबका इतना? बनाइए पीएल एक्सट्रैक्ट। यहां तो प्रॉफिट आया नहीं है सेल पे, क्या आया है? लॉस आया है। तो ये प्रॉफिट नहीं रहेगा, पीएल एक्सट्रैक्ट में लॉस रहेगा। तो लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर कितना? 1429। डिविडेंड से कितना पैसा आया है? 30,000 रुपए की इनकम आई है। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट कितना आया था? 7,500। बस टोटल वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ये पीएल का एक्सट्रैक्ट बना हुआ है। इस क्वेश्चन में पीएल एक्सट्रैक्ट रिक्वायर्ड नहीं था, ये आपने एडिशनली ड्रॉ कर लिया है। So with this we have done with investment accounts.